अब एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक है, इसको बहुत ढंग से समझना है क्योंकि यही जो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स है वो आपको इंटरफेरेंस वगैरह में यूज़ होगा। ठीक है, जब हम लाइट वेव्स में पढ़ेंगे इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। ठीक है, तो इसको आपको ढंग से समझना है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। क्लियर? ठीक है, तो कुछ मान लिया, कुछ ऐसा एज्यूम करते हैं जैसे कि मान लिया एक स्ट्रिंग है। ठीक है, एक स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग को दो लोगों ने होल्ड किया हुआ है। ठीक है, एक कोई पर्सन है, उसने इस स्ट्रिंग को यहाँ पे होल्ड किया हुआ है। ठीक है, इस स्ट्रिंग को पकड़ा हुआ है। ठीक है, एक और कोई पर्सन है, उसने भी यहाँ से इस स्ट्रिंग को होल्ड किया हुआ है। ठीक है, और मान लिए एक ये जो पर्सन है ए, और इसको कह देते हैं पर्सन बी। ठीक है, तो मान लिया ये जो पर्सन ए है वो यहाँ से एक वेव पल्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कोई एक वेव पल्स मान लिया इसने यहाँ से प्रोड्यूस किया, और ऐसे बी जो है वो एक वेव पल्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो मान लिया ए ने यहाँ पे एक पल्स जनरेट की। ठीक है, इस स्ट्रिंग को जर्क दिया होगा एक। ठीक है, पहले हाथ को ऊपर लेके आया होगा, फिर नीचे लेके आया होगा, तो एक पल्स प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ऐसी एक पल्स मान लिया किसने प्रोड्यूस की है, यहाँ पे जर्क दे के बी ने प्रोड्यूस किया मान लिया एक पल्स। ठीक है, अब ये दोनों जो वेव पल्सेज हैं वो दोनों आगे की तरफ ट्रैवल करेंगी। ये ए की जो पल्स है वो इधर ट्रैवल करेगी। ठीक है, और ये जो बी की पल्स है, बी ने जो पल्स प्रोड्यूस की है वो इस तरफ ट्रैवल करेगी। ठीक है, ठीक है, तो ये वेव पल्स जो है वो ए ने प्रोड्यूस की है, ये जो वेव पल्स है बी ने प्रोड्यूस किया। ठीक है, अब ये दोनों वेव पल्सेज आगे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, सेम स्पीड से मूव करेंगी क्योंकि स्ट्रिंग सेम है, टेंशन सेम होगा, मास पर यूनिट लेंथ अगर सेम है, अगर सेम स्ट्रिंग है पूरी। ठीक है, तो ये सेम वेलोसिटी से वी मान लिया, वी वेलोसिटी से ये दोनों आगे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब ये आगे की तरफ मूव करेंगी तो एक पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करेंगी, ओवरलैप करेंगी। ठीक है, ओवरलैप करने के बाद ये दोनों वेपर्स एक दूसरे को रिसीड करते हुए करके आगे निकल जाएंगे। ठीक है, जैसा कि इस पिक्चर में है। ठीक है, तो मान लिया ये जो वेव पल्स है ये ए ने प्रोड्यूस की है, ये जो वेव पल्स है ये बी ने प्रोड्यूस किया। ठीक है, और ये एक दूसरे की तरफ ट्रैवल कर रही है, ये आगे की तरफ ट्रैवल कर रही है, ये इस तरफ ट्रैवल कर रही है। ठीक है, ये आगे आ गई हैं ये मूव करते हुए। अब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। ठीक है, तो जिस मोमेंट पे ओवरलैप करेंगे तो आपको दो पल्स नहीं दिखेंगी, क्योंकि दोनों ओवरलैप करेंगी तो आपको एक पल्स जैसी ही दिखेगी। ठीक है, उसके बाद फिर ये रिसीड कर जाएंगी। ये वो पार्ट है जब ये दोनों वेव पल्सेज ए और बी की जो वेव पल्सेज हैं वो क्या कर गई हैं, ओवरलैप कर गई हैं। क्लियर? उसके बाद ये दोनों वेव पल्स क्या हो गई हैं, रिसीड हो गई हैं। ये छोटी वाली वेव पल्स इस तरफ निकल आई है, बड़ी वाली वेव पल्स इस तरफ निकल आई है। ठीक है, तो इसमें जो रिमार्केबल चीज़ है, जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि जब ये ओवरलैप होने के बाद रिसीड करती हैं। ठीक है, ये जो वेव पल्स थी वो ए की वेव पल्स थी, ये जो वेव पल्स थी ये बी की वेव पल्स थी। ठीक है, ये यहाँ पे ओवरलैप हो गई हैं, तो ये जो वेव पल्स है वो हम कह सकते हैं किसकी है, ए प्लस बी की है। ए की भी वेव पल्स इसी में और बी की भी वेव पल्स इसी में, ओवरलैपिंग। ठीक है, ओवरलैपिंग हो गई दोनों की। ठीक है, उसके बाद रिसीड कर गई है। ठीक है, तो ये जो होगा वो बी की वेव पल्स होगी, ये जो होगी वो ए की वेव पल्स होगी। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब ये रिसीड करती हैं, ठीक है, तो इनकी शेप में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता। आप जरा ढंग से देखो, जो शेप यहाँ पे बी की है वही शेप यहाँ पे बी की है। ठीक है, यानी ओवरलैपिंग होने से ओवरलैपिंग होने से पहले और ओवरलैपिंग होने के बाद जो वेव पल्स की जो शेप्स हैं उनमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है। ठीक है, दोनों वेव पल्स का यहाँ पे एनकाउंटर हुआ है, दोनों वेव पल्स ने एक दूसरे को क्या किया, ओवरलैप किया है, लेकिन उसके बाद जब वो रिसीड कर गई हैं तो वो इस तरह से रिसीड कर गई हैं जैसे कि, ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ पास रिसीड कर जाती हैं जैसे कि इनके बीच में कभी कोई सुपरपोजिशन, कभी कोई ओवरलैपिंग, कभी कोई इंटरफेरेंस हुआ ही ना हो। ठीक है, और यही जो प्रॉपर्टी है वेव की वो एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर पार्टिकल्स दो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मान लिया एक पार्टिकल है, मान लिया एक पार्टिकल है ये इस तरफ से मूव कर रहा है और ये दूसरा पार्टिकल है ये इस तरफ से मूव कर रहा है, तो जब ये कोलाइड करेंगे, ठीक है, तो इनकी पाथ चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इनकी जो वेलोसिटीज़ होंगी वो चेंज हो जाएंगी, इनकी जो डायरेक्शन होगी वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन वेव्स के केस में ऐसा नहीं होता, एक वेव इधर से आ रही है, एक वेव इस तरफ से आ रही है, जब ये ओवरलैप करेंगी तब तो मॉडिफिकेशन होगा। ठीक है, अब ये जो ओवरलैप वेव है इसमें आप क्लियर नहीं कर सकते कि कौन सी वेव कहाँ है। ये एक वेव का ओवरलैप है, ये दो वेव्स के ओवरलैपिंग है, ये तीन वेव्स की ओवरलैपिंग है, वो आप क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही ये रिसीड करेंगी तो ये अपनी ओरिजिनल शेप फिर से गेन कर लेती हैं। ठीक है, ये जो बी की वेव पल्स थी वो बी की वेव पल्स ऐसे यहाँ आ जाती है, ए की वेव पल्स थी वो ए की वेव पल्स यहाँ पे आती है। जो शेप और साइज बी का है वही शेप और साइज बी का आफ्टर द ओवरलैपिंग होता है। ठीक है,
जिस डायरेक्शन में बी पहले मूव कर रही थी वेव पल्स, उसी डायरेक्शन में बी अब मूव करेगी। जिस डायरेक्शन में ए पहले मूव कर रही थी वेव पल्स, उसी डायरेक्शन में ए अब मूव करेगी। ठीक है, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है। जो वेव्स हैं दे कैन पास थ्रू ईच अदर फ्रीली विदाउट बीइंग मॉडिफाइड। क्लियर? ठीक है, तो इसमें फिर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है डिस्कस करने के लिए। जैसे कि मान लिया ए इधर से आ रही है, ए की वेव पल्स इधर से आ रही है, बी की वेव पल्स इधर से आ रही है, ये ओवरलैप करेंगी और ये फिर ये रिसीड कर जाएंगी। ठीक है, और ओवरलैपिंग होने से पहले बी के शेप और साइज़ और डायरेक्शन, और ओवरलैपिंग होने के बाद बी के शेप, साइज़ और डायरेक्शन में कोई डिफरेंस नहीं होगा। सिमिलरली जो है वो ए के लिए। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जिस मोमेंट पे ये सुपर इम्पोज करती हैं, जिस मोमेंट पे ये ओवरलैप करती हैं, ये वो मोमेंट है। ठीक है, जब ये दोनों क्या कर रही हैं, सुपर इम्पोज कर रही हैं और ओवरलैप कर रही हैं। ठीक है, ये वो मोमेंट है जब ये दोनों वेव पल्स सुपर इम्पोज कर रही हैं या ओवरलैप कर रही हैं। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि उस मोमेंट पे पार्टिकल्स का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हम कैसे फाइंड करेंगे। जैसे ए की वेव पल्स का डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ पे ए की वेव पल्स आ रही है तो पार्टिकल्स का कुछ डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे बी की वेव पल्स आ रही है, इसकी वजह से कुछ पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब ये दोनों ऊपर सुपर इम्पोज करेंगी, ओवरलैप करेंगी, तो उस मोमेंट पे जो पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट होगा, अपनी मीन पोजीशन से जो पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट होगा, वो हम कैसे फाइंड करेंगे। क्लियर? तो उसके लिए वो बहुत ही सिंपल है। जब दो या दो से ज़्यादा वेव सुपर इम्पोज करती हैं, ढंग से समझ लेना आप, जब दो या दो से ज़्यादा वेव सुपर इम्पोज करती हैं तो जो पार्टिकल्स का नेट डिस्प्लेसमेंट होता है वो सिंपली होता है डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू फर्स्ट वेव प्लस डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू सेकंड वेव प्लस डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू थर्ड वेव, जितनी भी वेव्स हैं, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और ये वेक्टर सम है। मैं डिस्प्लेसमेंट कह रहा हूँ, इसका मतलब वो क्या है, एक वेक्टर सम है। ठीक है, यानी सुपर पोजिशन, जब दो वेव सुपर इम्पोज करती हैं तो पार्टिकल्स का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, क्लियर, तो वो होगा डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू फर्स्ट वेव प्लस डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू सेकंड वेव। ठीक है, अगर जैसे कि ए की वजह से जो पार्टिकल्स का ये जो एम्पलीट्यूड है, ए की वजह से ये एम्पलीट्यूड है मान लिया 1 सेंटीमीटर है, और बी के वेव पल्स का जो एम्पलीट्यूड है वो मान लिया 2 सेंटीमीटर है, तो जब ये परफेक्टली ओवरलैप करेंगी तब ये जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो टोटल कितना हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। क्लियर? ठीक है, तो आपको लिख लेना है व्हेन एनी नंबर ऑफ वेव्स मीट साइमल्टेनियसली at a point in a medium. Clear? The net displacement at a given time, the net displacement at a given time is the vector sum of displacement ड्यू टू ईच वेव एट दैट टाइम। ठीक है, उस पॉइंट जब दो या दो से ज़्यादा वेव्स किसी भी पॉइंट पर सुपर इम्पोज कर रही हैं, मीट कर रही हैं, तो उस पॉइंट का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो सिंपली क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ऑल द वेव्स एट दैट टाइम। ठीक है, ये है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट अगर वहाँ पे सिर्फ एक फर्स्ट वेव होती, प्लस ये है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट अगर वहाँ पे सिर्फ सेकंड वेव होती, प्लस ये है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट जब वहाँ पे सिर्फ थर्ड वेव होती। इसी तरह से सभी वेव्स का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उन सब का जो वेक्टर सम होगा वो उस पॉइंट का क्या हो जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, एक और पिक्चर देखते हैं, इसमें आप ज़रा ढंग से देखो। ये एक वेव पल्स है जो ए ने प्रोड्यूस किया, मान लिया ये एक वेव पल्स है जो बी ने प्रोड्यूस किया। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ए ने वेव पल्स ऊपर की तरफ प्रोड्यूस किया, बी ने जो वेव पल्स है वो नीचे की तरफ प्रोड्यूस किया। ठीक है, और ये आगे की तरफ मूव कर रही हैं। ठीक है, अब जब ये सुपर इम्पोज करेंगे, ये वो पोजीशन, ये वो टाइम है जब ये दोनों वेव्स क्या कर रही हैं, दोनों वेव पल्सेस क्या कर रही हैं, सुपर इम्पोज कर रही हैं। ठीक है, तो ये वो टाइम और पोजीशन है जिस पोजीशन पे, जिस टाइम पे दोनों वेव पल्सेस क्या कर रही हैं, सुपर इम्पोज कर रही हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पार्टिकल्स का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो इन दोनों का वेक्टर सम है, यहाँ पे एकदम क्लियर दिख रहा है। ठीक है, जैसे मान लिया इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर की तरफ है, मान लिया 1 सेंटीमीटर है, कुछ भी रैंडमली ऐसे मान लेते हैं, और इसके जो पार्टिकल्स का जो डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे की तरफ है, मान लिया ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2 सेंटीमीटर है। तो जो आप इन दोनों का वेक्टर सम करोगे तो जो आंसर आएगा वो 1 + 2 नहीं होगा, बेसिकली वो 1 - 2 होगा। ठीक है, और वो आएगा -1। -1 का मतलब हुआ 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन कहाँ होगा, नीचे की तरफ। ठीक है, एक वेक्टर है मान लिया ऊपर की तरफ, एक वेक्टर है नीचे की तरफ, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो नीचे की तरफ होगा क्योंकि नीचे वाला वेक्टर जो है वो बड़ा है। ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, 1 सेंटीमीटर, और वो कहाँ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है जब दो वेव पल्सेस मीट करती हैं तो एट द टाइम ऑफ ओवरलैपिंग जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है वो दोनों वेव्स की वजह से दोनों वेव्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट्स होंगे उनके वेक्टर सम के बराबर होता है। ठीक है, ऐसा समझो जैसे मान लिया एक वेव पल्स का डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है
और इस केस में दूसरी का नीचे की तरफ। तो मान लिया दूसरी का 90 डिग्री एंगल पे होता है, मान लिया दूसरी वेव पल्स का डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो जब ये दोनों वेव पल्स से सुपर इम्पोज करेंगी तो पार्टिकल्स का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो कहीं इस तरफ आएगा, वेक्टर सम। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है, वेक्टर सम। क्लियर? ठीक है, तो एक एनिमेशन देखते हैं। ये मान लिया एक स्ट्रिंग है, इसमें मैं एक वेव पल्स इस तरफ से प्रोड्यूस करूँगा, एक वेव पल्स इस तरफ से प्रोड्यूस करूँगा। ठीक है, फिर वो दोनों वेव पल्स एक दूसरे की तरफ ट्रैवल करेंगी, सुपर इम्पोज करेंगी, देखते हैं जब ओवरलैप होंगी तो क्या होगा। ठीक है, तो मान लिया एक वेव पल्स ये प्रोड्यूस किया, ट्रायंगुलर वेव पल्स है ये मान लिया। ठीक है, और ऐसे ही एक ट्रायंगुलर वेव पल्स यहाँ प्रोड्यूस किया। क्लियर? अभी दोनों एक दूसरी तरफ मूव करेंगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। ये मूव कर रही हैं एक दूसरे की तरफ और ये ओवरलैप होने वाली हैं और ये ओवरलैपिंग स्टार्ट हो गई। अब आप जरा इस पॉइंट पे देखो, यहाँ हुआ क्या है। जब ये दोनों परफेक्टली ओवरलैप हुई हैं तो जो पार्टिकल्स का जो नेट डिस्प्लेसमेंट, जरा यहाँ इस वाले पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट देखो। ठीक है, तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों वेव्स के वेक्टर सम के बराबर हो गया। ठीक है, जैसे ग्रीन वाली वेव की वजह से मान लिया था 1 सेंटीमीटर, रेड वाली वेव्स की वजह से मान लिया था 1 सेंटीमीटर, तो जो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट है, स्ट्रिंग तो ये है ब्लैक वाली, तो वो कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। क्लियर? यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे जो पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट होगा रेड वाली की वजह से भी इतना है, ग्रीन वाली की वजह से भी इतना है, तो टोटल जो हो गया वो कितना हो गया उनका डबल, तो वो इतना हो गया। क्लियर? तो ये है रिजल्टेंट वेव पल्स, और रिजल्टेंट जो वेव पल्स की जो शेप है वो पहली और दूसरी दोनों वेव पल्सेस के वेक्टर सम के बराबर है। क्लियर? और ये देखिए, ठीक है, और जब ये ओवरलैप होने के बाद रिसीड कर गई, ये वाली जो वेव पल्स है वो उसने अपनी ओरिजिनल शेप गेन कर ली है, और इस वाली वेव पल्स ने भी क्या कर लिया, अपनी ओरिजिनल शेप गेन कर ली है। ठीक है, ओवरलैपिंग की वजह से उनकी जो शेप है वो मॉडिफाई नहीं होती, उनके मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो मॉडिफाई नहीं होती। क्लियर? और ये मूव कर जाएंगे आगे। ठीक है, अगर हम ऐसा करें कि एक वेव पल्स का जो एक वेव पल्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का वो अपवर्ड डायरेक्शन में रखें, दूसरी वेव पल्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है वो रखें हम उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर? तो अब ये दोनों जब वेव पल्स ओवरलैप करेंगी तो नेट डिस्प्लेसमेंट इनके वेक्टर सम के बराबर होगा। अब जो वेक्टर सम आप करोगे तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट ऐड नहीं होगा, दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर? तो देखो आप इसको जरा, देखा जो नेट डिस्प्लेसमेंट है हाँ इस मोमेंट पे आप देखो। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर मोमेंट है जब इनके बीच में परफेक्ट ओवरलैपिंग हुई है। ठीक है, तो रेड वाले की वजह से तो पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट हम चाहेंगे ऊपर की तरफ हो, ग्रीन वाली की वजह से पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो, नीचे की तरफ हो। ठीक है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट ने क्या हो गया, इनका आपस में कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, मैंने हाथ से बनाया तो रेड का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ग्रीन से स्लाइटली ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए जो पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट है वो स्लाइटली नॉर्मल मीन पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर आया है। ये जो लाइन एकदम स्ट्रेट नहीं है, एकदम स्ट्रेट इसलिए नहीं है क्योंकि रेड की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है वो स्लाइटली क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर? और ये ओवरलैप होने के बाद पास कर गई हैं। ठीक है, ये इधर निकल आई है रेड वाली वेव और ये ग्रीन वाली वेव इस तरफ निकल आई है। क्लियर? अगर हम ऐसा करें एक की वजह से तो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट रखें, मान लिया इसकी वजह से हमने इतना डिस्प्लेसमेंट कर दिया, ये है वेव फर्स्ट, और दूसरी वजह से थोड़ा कम डिस्प्लेसमेंट किया। क्लियर है? तो अब देखते हैं क्या होगा। वेव पल्स एक दूसरी तरफ मूव कर रही हैं और ये सुपर पोजिशन स्टार्ट हो गया। अब जरा देखो आप इसमें इस मोमेंट पे देखो। ठीक है, अब ये दोनों परफेक्ट ओवरलैप कर रही हैं। ठीक है, रेड की वजह से डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, ग्रीन की वजह से नीचे की तरफ है। ठीक है, तो रेड का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़्यादा है, ग्रीन का कम है, इसलिए जो नेट वेक्टर सम होके आएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट वो भी कहाँ होगा, वो भी कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। क्लियर?